मधु एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, सो सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर को सॉल्व करके ही हमें एक बेसिक आइडिया आएगा कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा और हमें किसी भी क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सैंपल पेपर। और हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन में से कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो वी विल आल्सो डिस्कस दैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, और उनके आंसर्स भी साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। सो बिकॉज इंस्ट्रक्शंस को रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एग्जाम्स में एक बार ही हम इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन अभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कंपल्सरी हैं। ओके, द क्वेश्चन पेपर हैज 3 sections एंड 15 questions। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 sections है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, एंड सारे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं पूरे सैंपल पेपर में? 15 क्वेश्चंस है। सो 15 ही क्वेश्चंस हैं, और ये 15 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ओके, सेक्शन ए हैज 7 questions of 2 marks each, सेक्शन बी हैज 6 questions of 3 marks each, एंड सेक्शन सी हैज 2 case based questions of 4 marks each। तो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं, सारे 2 नंबर के हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, सारे 3 नंबर के हैं। और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर के। ठीक है, then internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternatives in such questions। तो हमें क्वेश्चंस की चॉइस नहीं हमें गिवन है, हमें क्वेश्चंस के अंदर ही इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही हमसे इंटरनल चॉइस गिवन है कि हमें या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। ठीक है, तो इंटरनल चॉइस हमें क्वेश्चंस के अंदर ही गिवन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। ये अच्छे से हमने रीड कर ली, हमें क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए विच इज ऑफ 2 marks। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज अ टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट। तो ये हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल में क्या है? ये 4 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट P, एलिमेंट Q, एलिमेंट R, एलिमेंट S, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और इस टेबल के बेसिस पर यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए A और B के पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं 1-1 मार्क के। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई विच एलिमेंट और एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। तो हमें बताना है कि इन चारों एलिमेंट्स में से P, Q, R, S, इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट या कौन से एलिमेंट्स कार्बन के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे? तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4 होगी। ठीक है, सो लास्ट शेल में इसके पास वेलेंस शेल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब कार्बन क्या करेगा? अब ना ही ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर सकता है स्टेबल होने के लिए। इसलिए कार्बन क्या करता है? अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। शेयर करके क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये किन एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं। तो देखो, पहला एलिमेंट है P, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है? इट इज ऑक्सीजन। तो ये जो एलिमेंट P है ये कौन सा है? ऑक्सीजन एलिमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या ऑक्सीजन एलिमेंट कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? ऑब्वियसली बनाता है। ये तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया ही था कि कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्बन का एक एटम है। ठीक है, इसके पास 4 इसके ऐसे वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो जब ऑक्सीजन कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा तो ये ऑक्सीजन का जो एटम है ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। लेकिन कार्बन के तो अभी भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो कार्बन और बॉन्ड्स फॉर्म करेगा और अपने इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट P है विच इज ऑक्सीजन, ये तो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। सो एलिमेंट P इज देयर। अब अगली एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट Q। तो एलिमेंट Q की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 8 10, 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक नंबर भी 11 ही होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इट इज सोडियम। तो ये जो एलिमेंट Q है ये क्या है, सोडियम है, Na, ठीक है। तो क्या सोडियम कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, देखते हैं, लेट्स सी। तो देखो कार्बन का ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सोडियम का एक एटम है, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, या फिर कितने उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम को स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा ताकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ऐसे तो नहीं है। तो सोडियम क्या करेगा, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा और फिर इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फिर सोडियम स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो सोडियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करता, वो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो सोडियम है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बिकॉज सोडियम डज नॉट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एलिमेंट Q है विच इज सोडियम, इट डज नॉट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो सिर्फ एलिमेंट P ही है अभी तक जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब एलिमेंट R की बात करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7। तो ये हो जाएगा 2 + 8 10, 10 + 7 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर भी 17 ही होगा। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इट इज क्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट R है ये क्लोरीन है। तो क्या क्लोरीन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑब्वियसली बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये कार्बन का एक एटम है, इसके पास इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्लोरीन का एक एटम है, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये कार्बन का, ठीक है, ओके। तो क्या क्लोरीन को कितने, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर करेंगे और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का ये जो एटम है ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बन है अभी भी उसके पास इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बाकी हैं, तो ये और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्लोरीन है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। सो अभी तक हमने देखा कि जो एलिमेंट P है, एलिमेंट R है, ये दोनों कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एलिमेंट Q विल नॉट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। अब एलिमेंट S की बात करते हैं। तो एलिमेंट S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 + 8 10, 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर भी 18 ही होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इट इज आर्गन। तो क्या आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ, तो देखो ऑलरेडी आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऑलरेडी जो आर्गन है वो स्टेबल है, तो इसको अपना ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जरूरत है, ना ही लूज करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जरूरत है, बिकॉज आर्गन इज ऑलरेडी स्टेबल। तो ये कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ओके। सो इस क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एलिमेंट P एंड R। एलिमेंट P एंड R, जो एलिमेंट P और R हैं ये दोनों कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। तो हमें पता है कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, सॉरी, कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, कंपाउंड्स बनाता है।
तो अब ये कंपाउंड्स कैसे बनाता है कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स के साथ, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? तो हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है बिकॉज ऑफ टू रीजंस, बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से जो कार्बन है उसका बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है और इसी की वजह से कार्बन इतनी सारी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना पाता है, ठीक है। बिकॉज कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना वो उन्हें लूज कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर सकता है। सो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो इसी नेचर को टेट्रावेलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर करने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग कंपाउंड्स। तो इस वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। सो दिस इज टेट्रावेलेंसी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? कार्बन बहुत सारे एटम्स के साथ इजीली बॉन्ड बना पाता है। कार्बन के एटम्स के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है और लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। सो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। ओके, सो दीज आर द 2 रीजंस। तो ये 1 मार्क के थे, ये हमने आंसर कर दी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड Y। तो देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है। ये एलिमेंट W है, ये एलिमेंट Z है, ये एलिमेंट Y है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कौन से 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे? तो देखो हमें पता है, हमने डिस्कस किया था जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल्स और ये जो राइट साइड होते हैं यहाँ नॉन मेटल्स होते हैं। सो इस साइड पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पर मेटल्स होते हैं। तो ये जो W वाला एलिमेंट है ये एक मेटल है, ठीक है, इट इज अ मेटल। और ये जो Z और Y ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स। और हमें इतना पता है कि जो एक मेटल और एक जो नॉन मेटल होता है वो आपस में कोवेलेंट कंपाउंड नहीं आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इतना तो हमें पता है, ठीक है। एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये वाला तो मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो WY या फिर W और Z ये दोनों एलिमेंट्स तो कोवेलेंट कंपाउंड तो फॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज W हमारा मेटल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Z एंड Y। तो ये Z एंड Y ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं विच आर बोथ नॉन मेटल्स ये आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे बिकॉज W तो हमारा मेटल है, तो इट विल नॉट रिएक्ट विद Z एंड Y एंड फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। अगर W इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा बिकॉज दे बोथ आर नॉन मेटल्स एंड दिस इज अ मेटल। अब ये दोनों नॉन मेटल्स हैं इसीलिए आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट Z एंड Y। तो आप एलिमेंट Z एंड Y विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका पूरा सेंटेंस आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अगला पार्ट है बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। तो W और Z इन दोनों एलिमेंट्स में से किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा? तो देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट हमारा Z है इसका पीरियड नंबर क्या है? इसका पीरियड नंबर है 2 और ये जो W एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर है 4। तो जितना पीरियड नंबर होता है उस एलिमेंट के उतने ही शेल्स होते हैं ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये 2 जो Z एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर 2 है, मतलब इस एलिमेंट के पास कितने शेल्स है? इसके पास 2 शेल्स हैं। और ये जो W एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर 4 है, मतलब इसके पास 4 शेल्स हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही बड़ा एटम का साइज होगा, उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, है ना, सिंपल सी बात है। इसीलिए जो W वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा और इसीलिए इसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा बिकॉज ये 4th पीरियड नंबर का पार्ट है। 4th पीरियड नंबर का पार्ट है तो इसके पास कितने शेल है? 4 शेल्स हैं और इसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। So between the 2 elements W and Z, the element W is having a bigger atomic radius because it is having more shells as compared to the element Z, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको इसको पूरा लिख देना है। दोनों एक नंबर के थे, सो 1 सेंटेंस इज इनफ फॉर बोथ द आंसर्स, ठीक है।
सो सेकंड हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में से है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पीनिस। तो हमें पता है कि जो मेल गैमेट होता है विच इज द स्पर्म, वो रिलीज होने के बाद, इजैकुलेशन होने के बाद वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करता है थ्रू वेजाइना, देन थ्रू सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फेलोपियन ट्यूब में ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और वहीं पर जाइगोट बनता है। ठीक है, सो पाथ क्या होगा, विच अ मेल गैमेट विल टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट। तो पाथ क्या होगा मेल गैमेट का, विच इज द स्पर्म। तो पाथ होगा फ्रॉम वेजाइना, देन टू सर्विक्स, देन टू यूट्रस, and then to the fallopian tube, और you can say oviduct. okay, fallopian tube को हम oviduct भी बोलते हैं। so fallopian tube में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, the fusion of male and female gamete। तो ये पाथ होगा मेल गैमेट का टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। सो दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय द मेल गैमेट। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, सेकंड पार्ट है स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट। जो जाइगोट बनता है उसमें कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमें पता है कि मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 तो टोटल क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन कितने पेयर्स बने इनके, 23। सो जो जाइगोट है उसके पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन इनकी अगर पेयर पूछा है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो 23 होगा। ठीक है, सो देयर आर 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। ऐसे एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर पूरा अच्छे से लिख देना है। ओके, सो दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का। राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। तो राजेश ने एक स्टेल पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर एक ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी पैच नोटिस किया। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है इसका, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जब भी हम ब्रेड को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, खुले एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश ब्लैक सा एक पैच सा बन जाता है। तो वो क्यों होता है, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, और इसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस। ठीक है, दिस इज नोन एज राइजोपस। ठीक है, तो ये राइजोपस की वजह से ही उस ब्रेड के ऊपर वो ग्रीनिश ब्लैक सा पैच बनता है। ठीक है, सो राइजोपस इज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है जो राइजोपस होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज राइजोपस एंड द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो राइजोपस के हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को नेम करना है। तो देखो, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि राइजोपस का डायग्राम कैसा होता है। देखो, ये इसकी ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हाइफे बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स निकल जाते हैं और फिर ग्राउंड पर जाके गिर जाते हैं और फिर नया राइजोपस ग्रो होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब इनमें से वेजिटेटिव पार्ट कौन सा और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, हमसे तो यही पूछा ना कि कौन सा वेजिटेटिव और कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो राइजोपस में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइफे बोलते हैं, ये होता है वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट। और ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द राइजोपस। ठीक है, सो आपको पूरा अच्छे से लिखना है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द राइजोपस is this hyphae thread like structure and the reproductive part is the sporangia which is having spores inside it. ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ओके, सो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है
फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में या तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी एक सॉल्व करना है, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो ये क्वेश्चन है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ अ ट्रेट X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier, give reasons, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि दो ट्रेट्स हैं, ट्रेट X और ट्रेट Y, दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ट्रेट X और ट्रेट Y। तो 5% पॉपुलेशन में ट्रेट X एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और 70% पॉपुलेशन में ट्रेट Y एग्जिस्ट करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों ट्रेट में से, ट्रेट X और ट्रेट Y, इन दोनों ट्रेट में से कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ, ठीक है, कौन सा ट्रेट पहले आया। ओके, गिव रीजंस फॉर द आंसर। तो हमें पता है कि इस जो स्पीशीज है, यहाँ पर जो स्पीशीज हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, जो डीएनए बनता है ऑफस्प्रिंग का वो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होता है। तो इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती हैं, बहुत कम वेरिएशंस आती हैं। ओके, सो और इसी वजह से जो ट्रेट Y है, जो 70% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, वो पहले अराइज हुआ है, और जो ट्रेट X है, जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, ये बाद में अराइज हुआ है। क्योंकि देखो, जो ट्रेट Y था वो पहले अराइज हुआ और वो रेप्लिकेट होता रहा, ठीक है, लॉन्गर पीरियड तक वो रेप्लिकेट होता रहा, ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं आई, ठीक है। फिर वेरिएशन आई, वेरिएशन आती कैसे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, म्यूटेशन की वजह से आती है, किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, सडन वेरिएशन, एक नया ट्रेट फिर बनता है, ठीक है। तो अब नया ट्रेट आया, ये ट्रेट X, तो अब ये ट्रेट X रेप्लिकेट होने लगा और सिर्फ ये 5% पॉपुलेशन में ही रेप्लिकेट हो पाया, मतलब सिर्फ 5% पॉपुलेशन में ही ये ट्रेट X एग्जिस्ट करता है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो ट्रेट Y है वो पहले अराइज हुआ और ट्रेट X बाद में अराइज हुआ, क्योंकि जो ट्रेट Y है वो पहले अराइज हुआ और फिर वो रेप्लिकेट हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक लॉन्गर पीरियड तक, फिर सडन वेरिएशन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल में किसी चेंज की वजह से ये नया ट्रेट आ गया, ट्रेट X, और फिर ये रेप्लिकेट होना शुरू हुआ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन में ही ये एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, सिर्फ 5% पॉपुलेशन में ही ये ट्रेट X एग्जिस्ट करा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट ट्रेट Y have arisen earlier and trait X have arisen after the trait Y due to variation in the asexual reproduction, क्योंकि asexual reproduction में वेरिएशन बहुत कम होती है, और वेरिएशन होती भी है तो वो म्यूटेशन की वजह से होती है, किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होती है, ठीक है। सो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भी देखो हमारे पास इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि हर एक क्वेश्चन में क्या आपको इंटरनल चॉइस गिवन है या नहीं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में या तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जो सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसका आंसर आप लिख सकते हो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स आपको इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप ये वाला सॉल्व करो चाहे इससे अगला वाला सॉल्व करो, ठीक है। सो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का, मैं ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। सो the question is, a circuit contains a battery, a variable resistor and a solenoid. The figure below shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में हमें गिवन है, ये इलेक्ट्रिक बैटरी है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये सर्किट है और ये सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल होता है कॉपर वायर का, जिसमें से उसमें से करंट रन करता है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो सोलेनॉइड क्या बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सोलेनॉइड है और इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बना है, कौन से रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का ये रीजन देख के बताना है, ये लाइन्स देख के बतानी कि कहाँ पर कौन से रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास
आसपास होती हैं, क्राउडेड होती हैं, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सबसे ज्यादा क्राउडेड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। So this will be the answer of the first part. कैसे लिखोगे इसका आंसर? That magnetic field is stronger near the poles of the solenoid because here the magnetic field lines are more crowded to each other, more close to each other. Okay? So ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट ऑफ इन द सर्किट इज, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसके आगे आएगा रिवर्स, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड, ठीक है, यहाँ पर आएगा रिवर्स्ड। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को जब हम सर्किट में करंट को रिवर्स कर देंगे। तो अगर हम करंट को रिवर्स कर देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी रिवर्स हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, है ना, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करती है। तो अगर हम सर्किट में करंट को रिवर्स कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। दोनों 1-1 मार्क के थे, आपको इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। दैट इफ वी विल रिवर्स द करंट इन द सर्किट देन द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। एक सेंटेंस में पूरा ऐसे इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस के बीच में इंटरनल चॉइस गिवन होती है, तो कोई एक हमें सॉल्व करना होता है। तो मैं पहला वाला पार्ट ही सॉल्व कर रही हूँ 7th का, ठीक है। सो क्वेश्चन इज DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes। तो मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्प्रे किया गया, DDT स्प्रे किया गया। तो ये कोई केमिकल होता होगा, कोई पेस्टिसाइड होता होगा जिसको स्प्रे किया जाता है मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ आया। नाउ हाउ वुड इट affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake। तो अब जो ये DDT स्प्रे किया है, पानी में जो स्प्रे किया है अब मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, अब इससे जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं फूड चेन पर, उन पर क्या असर पड़ेगा, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये फूड चेन हमें गिवन है एसोसिएटेड विद द लेक, ठीक है, लेक से ये जुड़ी हुई फूड चेन है। बिकॉज जो मॉस्किटोज होते हैं वो मोस्टली वाटर बॉडीज में, जो वाटर बॉडीज होती हैं, स्टिल वाटर बॉडीज होती हैं, उन्हीं में वो अपनी उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वहीं पर वो ब्रीड करते हैं। तो जो ये केमिकल होगा, ये जो पेस्टिसाइड है, इसको भी वहीं पर स्प्रे किया गया। तो अब कैसे जो फूड चेन है उस पर असर पड़ेगा, कैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इसका अफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं। सो देखो जैसे लेक में वो DDT स्प्रे किया, ये केमिकल स्प्रे किया, ये पेस्टिसाइड स्प्रे किया, तो अब ये जो केमिकल है ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में एंटर हो गया। बिकॉज इक्वेटिक इन्वायरमेंट मतलब कोई भी इक्वेटिक बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी, जैसे कि लेक, यहाँ पर लेक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये केमिकल है, ये जो पेस्टिसाइड है, ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में एंटर हो गया। अब ये प्लैंक्टन्स, ठीक है, अब अगला ट्रॉपिक लेवल आता है प्लैंक्टन्स, ठीक है। ये पहला ट्रॉपिक लेवल है प्लैंक्टन्स का। तो अब प्लैंक्टन्स में ये केमिकल एक्यूमुलेट होगा, दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर प्लैंक्टन्स के बाद स्मॉल फिश, अगला ट्रॉपिक लेवल ये आता है। फिर स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश, और लार्ज फिश के बाद हॉक। तो ये सबसे टॉप ट्रॉपिक लेवल है। तो अब यहाँ पर जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हुए प्लैंक्टन्स के अंदर, जो पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट हुए, इनके अंदर कैसे गए केमिकल्स, बिकॉज लेक में घुस गए, लेक में आ गया ना वो केमिकल, लेक में आ गया वो पेस्टिसाइड। अब लेक से प्लैंक्टन्स के अंदर वो जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो एक्यूमुलेट हो गए। फिर अगले ट्रॉफिक लेवल स्मॉल फिश, अब इनमें भी केमिकल्स एक्यूमुलेट होंगे। फिर ऐसे ही स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और फिर लास्ट में हॉक। तो ये जो टॉप लेवल है, ये जो सबसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है हॉक का, इसके अंदर सबसे ज्यादा केमिकल एक्यूमुलेट होंगे, इसके अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट होंगे, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे जो ऊपर वाला हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा ये जो केमिकल्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। और इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द फिनोमेना इन विच द केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द ट्रॉफिक लेवल्स एंड अफेक्ट द फूड चेन, ठीक है। तो ऐसे ये जो
केमिकल था, ये पहले एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एंटर किया और फिर ये प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, हॉक, इन सारे ट्रॉफिक लेवल्स में एक्यूमुलेट होता गया। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी केमिकल्स की, कौन से ट्रॉफिक लेवल में, जो टॉप वाला ट्रॉफिक लेवल है इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इन केमिकल्स की, ठीक है। और इस फिनोमिनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो 2-3 लाइंस में, आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। अब ये इसका ऑप्शनल वाला पार्ट था जो हमने नहीं किया। सो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में क्या है, 6 क्वेश्चंस हैं और सारे 3 मार्क्स के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और द 8th क्वेश्चन इज choose an element from period 3 of modern periodic table that matches the description given below. In each instance give reasons for your choice. तो हमें period 3 में से ऐसे elements choose करने हैं periodic table में से जो इन descriptions को match करते हैं, ठीक है। तो period 3 में कौन से elements आते हैं? So the elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के। अब इनमें से हमें एलिमेंट्स चूज करने हैं जो इन डिस्क्रिप्शन को मैच करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियड 3 में जिसका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड के सिमिलर होता है? सो द एलिमेंट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के सिमिलर होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,4। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैटिनेशन की इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है सिलिकॉन के पास, और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है कार्बन की तरह, क्योंकि डायमंड में क्या होता है कार्बन के ही एटम होते हैं ना। सो जो सिलिकॉन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए सिलिकॉन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की तरह। एंड जो सिलिकॉन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, मतलब एक सिलिकॉन का एटम 4 और सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना के एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, जैसा कि डायमंड में होता है। इसीलिए जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। सो जो पहला पार्ट है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। इसका आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। ओके, और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो जाएगा कि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कि सिलिकॉन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियड 3 में जिसकी वैलेंसी लिथियम के सेम है, मतलब लिथियम की जितनी वैलेंसी है उतनी ही वैलेंसी कौन से एलिमेंट की है पीरियड 3 में? तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,1। तो 1 इसका वैलेंस शेल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। सो द वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1। तो अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियड 3 में जिसकी वैलेंसी 1 है? इट इज सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और लिथियम की वैलेंसी भी 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा सोडियम। ओके, देन थर्ड पार्ट है इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट है और उसके पास वेरिएबल वैलेंसी है? सो इट इज सल्फर। सल्फर ही ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट है और उसके पास वेरिएबल वैलेंसी भी है। इसीलिए जो सल्फर है वो अलग अलग ऑक्साइड्स फॉर्म कर पाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सल्फर कैसे फॉर्म कर पाता है इतनी ऑक्साइड्स? ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, और सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का भी पार्ट है। सो इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स थे, ये तीनों हमने सॉल्व कर लिए। पहले का आंसर है सिलिकॉन, दूसरे का आंसर है सोडियम और थर्ड का आंसर है सल्फर, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर था उसमें से ये क्वेश्चन आया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज
तो 9th क्वेश्चन में भी हमें इंटरनल चॉइस गिवन है, इनमें से कोई एक हमें सॉल्व करना है। सो मैं ये सेकंड वाला सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन इज अ कार्बन कंपाउंड A हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, C2H6O। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ए पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड पार्ट है इसका, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए। तो हमें इस ए को डिटरमाइन करना है, ये ए कौन सा कार्बन कंपाउंड है जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है, और हमें ये भी बता दिया कि ये वाटर में सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शंस में। सो इट इज इथेनॉल। सो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल कार्बन का कंपाउंड है जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ठीक है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये है। ठीक है, तो A क्या है? A इज इथेनॉल, और इसका डॉट स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर तो मैंने जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला वीडियो उसमें मैंने सिखाया था। सो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट है गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ A। मतलब हमें इथेनॉल के दो होमोलोगस का फॉर्मूला बताना है। तो हमने होमोलोगस सीरीज में भी ये डिस्कस किया था कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, हर एक जो कंपाउंड होता है वो CH2 की यूनिट से डिफर करता है। ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला है, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H6। देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H6O। सो इसका होमोलोगस और कौन से कंपाउंड्स होंगे? तो देखो CH2 यूनिट से डिफरेंस होता है, उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, तो ये C3 हो जाएगा, ये H8 हो जाएगा और ये O एज इट इज रहेगा। और फिर अगला कंपाउंड में ये C4 हो जाएगा, ये H10 हो जाएगा, ये O एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल एंड दिस इज ब्यूटेनॉल। सो ये दो क्या है? ये दो होमोलोगस हैं इथेनॉल के। ठीक है, और ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में से। हमसे पूछा था कि इस कंपाउंड का क्या, इस कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और दो होमोलोगस के हमने यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख दिए, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज 2 pea plants, one with round yellow seeds and another with wrinkled green seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds। ठीक है, round yellow इसको हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स में जो राउंड वाला ट्रेट होता है वो डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव होता है। और कलर ऑफ द सीड की बात करें तो येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन रिसेसिव होता है। इसलिए राउंड को हम कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को हम स्मॉल r से, येलो सीड को हम कैपिटल Y से, और ग्रीन सीड को हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाली में अच्छे से डिस्कस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पूरा डिटेल में समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी वही है कि हमने क्या किया, राउंड येलो सीड्स को क्या किया, रिंकल्ड ग्रीन सीड से क्रॉस कर दिया उनका। जो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई। तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें जितने भी सीड्स थे वो कैसे थे, राउंड एंड येलो थे। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, राउंड एंड येलो थे। ठीक है, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे उनके ऐसे राउंड एंड येलो सीड्स थे। When F1 plants are self-pollinated, which new combination of characters is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combinations of characters will be produced when a total of 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason। तो F1 जनरेशन में तो जितने भी पी प्लांट्स थे उनके पास राउंड एंड येलो सीड्स थे, लेकिन फिर हमने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, दो प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, तो फिर F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। तो F2 जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें क्या क्या नए कॉम्बिनेशंस आएंगे कैरेक्टर्स के, वो हमें बताना है। तो देखो F1 जनरेशन में तो सारे राउंड एंड येलो ही सीड्स थे, लेकिन जो F2 जनरेशन आएगी उसमें चार नए कैरेक्टर्स आएंगे, चार अलग अलग टाइप के सीड्स आएंगे। कौन से? देखो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में समझा रही हूँ, चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, क्योंकि अभी सारा कुछ डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखो राउंड एंड येलो सीड्स भी आएंगे। ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स आएंगे। ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स F2 जनरेशन में राउंड एंड येलो सीड्स तो आएंगे ही। फिर अगला नया कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होगा राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन सीड्स भी हमें मिलेंगे F2 जनरेशन में। ठीक है, हमें रिंकल्ड एंड येलो सीड्स भी मिलेंगे, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स।
ठीक है, और हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 अब नए कॉम्बिनेशन, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स हमें देखने को मिलेंगे F2 जनरेशन में। तो ये 4 नए कॉम्बिनेशन बन गए कैरेक्टर्स के। ठीक है, F1 जनरेशन में तो सारे जितने भी प्लांट्स थे, पी प्लांट्स थे, वो राउंड एंड येलो सीड्स थे उनके। लेकिन F2 जनरेशन में जो पी प्लांट्स आए उनके सीड्स राउंड एंड येलो भी थे, कईयों के राउंड एंड ग्रीन सीड्स भी थे, कई पी प्लांट्स के रिंकल्ड एंड येलो सीड्स भी थे, और कई पी प्लांट्स के रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स भी थे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा कि अगर टोटल 160 सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं F2 जनरेशन में, तो इन चारों कैरेक्टर्स के कितने सीड्स होंगे। तो देखो, हमें पता है कि जो जीनोटिपिक रेशो होगा, मतलब सॉरी फिनोटिपिक रेशो, मतलब कितने प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं इन चारों कैरेक्टर्स के, वो कितना रेशो है, इट इज 9:3:1। ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशो है F2 जनरेशन का। मतलब F2 जनरेशन में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो इन 4 टाइप के, जो भी पी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनके जो सीड्स हैं वो इन 4 टाइप्स के थे। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशो ये होगा। तो जो राउंड एंड येलो जो पी प्लांट्स है जिनके राउंड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो 9 है। ठीक है, रेशो की अगर हम बात करें तो वो 9 है। रेशो जो राउंड एंड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेशो 3 है। जो रिंकल्ड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेशो 3 है, और जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेशो 1 है। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ सीड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ सीड्स 160 हैं, अगर टोटल 160 सीड्स हैं F2 जनरेशन के, 160 सीड्स प्रोड्यूस हुए F2 जनरेशन में, सो इन 160 सीड्स में से अब ये कितने ये 4 नए कैरेक्टर्स वाले बने हैं। ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स विल बी प्रोड्यूस। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन है इनके कितने सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसी रेशो से हम पता करेंगे। राउंड एंड येलो में कितने, 9 रेशो है इसका, तो राउंड एंड येलो में 90 सीड्स ऐसे प्रोड्यूस हुए हैं जो राउंड एंड येलो थे। ठीक है, अब अगला रेशो है 3, तो मतलब 30 ऐसे सीड्स हैं जो राउंड एंड ग्रीन है। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। अब रिंकल्ड एंड येलो, तो अगला रेशो भी 3 है, मतलब 30 ऐसे सीड्स हैं जो रिंकल्ड एंड येलो हैं। और अगला रेशो है 1, मतलब 10 ऐसे सीड्स हैं जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है। और इन सबको ऐड करके देख लो 160 ही आएगा। ठीक है, तो अगर टोटल F2 जनरेशन में 160 सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो इन 160 में से 90 सीड्स राउंड एंड येलो, ठीक है, 30 सीड्स राउंड एंड ग्रीन, 30 सीड्स रिंकल्ड एंड येलो, और 10 सीड्स रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिनोटिपिक रेशो की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 160 में से कितने जो प्लांट्स हैं उनके पास कितने प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं नए कैरेक्टर्स के। ओके, सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन। ये हमारे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर था, चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इट इज, सो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 टू बाय 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिज जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 kW। ठीक है, द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 hours। Calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board। तो देखो, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि एक मैन को 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए 3.5 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ठीक है, 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, 3.5 रुपीज। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि अब हमको बताया कि उसके जो जनरेटर है, उस मैन का जो जनरेटर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 किलोवाट है। तो पावर हमें बता दी जनरेटर की 2 किलोवाट, और ये बता दिया कि वो जनरेटर कितने टाइम के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 3 घंटों के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास जनरेटर की पावर है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मतलब इन 3 घंटों में जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जनरेटर ने, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी, उसके लिए उस मैन को कितना पे करना पड़ेगा। सो हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू हिम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अब कितना पे करना पड़ेगा उसको फॉर दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर ऑफ 2 किलोवाट पावर इन 3 hours। ठीक है, तो हमें 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट तो पता है 3.5, हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए उसको 3.5 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन 3 घंटों में उस जनरेटर ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी, और फिर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल प्रोड्यूस करी उस जनरेटर ने, उसको फिर हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो कॉस्ट मिल जाएगा जितना
उस आदमी को पे करना पड़ेगा फॉर बाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो इन 3 घंटों में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर हमें बता रखी है जनरेटर की 2 वॉट है और टाइम भी बता दिया 3 आवर्स है, तो 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, 6 किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किलोवाट आवर में ही होती है, क्योंकि हम किलोवाट और आवर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, 6 किलोवाट आवर। अब इस 6 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए उस मैन को कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो 1 किलोवाट आवर का तो हमें कॉस्ट पता है 3.5, तो 6 किलोवाट आवर का कितना होगा, 3.5 × 6 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3.5 × 6 कितना होता है, 3.5 × 6 होता है 21। तो 21 रुपीज, कितने, 21 रुपीज उस आदमी को पे करने पड़ेंगे फॉर बाइंग 6 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कितना कॉस्ट आएगा, ₹21। सो इस न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा ₹21। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, इसमें बस एक फॉर्मूला का यूज था। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप इस न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आपको पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, देन मल्टीप्लाई करके पूरा स्टेटमेंट्स के साथ अच्छे से लिखना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, बिकॉज ये कितना 1 मार्क का न्यूमेरिकल है। सो राइट ऑल द स्टेटमेंट्स एंड डू इट करेक्टली। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट है 11th क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सो सेकेंड पार्ट इज अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 minutes यूजिंग द सेम मेन सप्लाई। ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो अब देखो एक स्टूडेंट है, वो एक केटल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक केटल में क्या कर रहा है, पानी को बॉईल कर रहा है। कितने देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए बॉईल कर रहा है। तो 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं पानी को बॉईल होने के लिए। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। तो वो स्टूडेंट चाहता है कि जो बॉइलिंग टाइम है वाटर का, मतलब पानी जितनी देर में उबल रहा है वो कम हो जाना चाहिए, मतलब पानी का जो बॉइलिंग टाइम है वो कम हो जाना चाहिए। सो कैसे होगा कम, तो जब हम केटल को ज्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे, जब हम केटल को ज्यादा पावर देंगे तब जो पानी है उसको कम टाइम लगेगा बॉईल होने में, क्योंकि जितनी ज्यादा हम पावर प्रोवाइड करेंगे केटल को फिर उतना ही जल्दी पानी बॉईल होगा और कम टाइम लगेगा। ठीक है, सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर पावर to the electric kettle. Then to do so should he increase or decrease the length of the heating element. तो अब हमसे पूछा है कि पानी की बॉइलिंग टाइम को कम करने के लिए उस स्टूडेंट को जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो केटल तो हमारी सेम है, केटल भी सेम है और जो मेन सप्लाई है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी सेम है। तो अब पानी की बॉइलिंग टाइम को कम करने के लिए वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, या तो वो अपने हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो क्या करना चाहिए उसको, ठीक है, सो व्हाट शुड ही डू, शुड ही इंक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट और शुड ही डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो देखो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, दैट पावर इज इक्वल टू V² इज डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, P इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो हमें केटल को हमें क्या करना है, केटल को ज्यादा पावर प्रोवाइड करनी है ताकि जो हीटिंग है वो जल्दी हो, वाटर की बॉइलिंग जल्दी हो और टाइम कम लगे। तो पावर, जो केटल की पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो पावर को इंक्रीज करने के लिए ये जो वोल्टेज है, ठीक है, जो V² है, जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है दैट मेन सप्लाई इज द सेम। तो जो सप्लाई है वो तो सेम रहेगा, इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, मतलब जो V है वो कांस्टेंट है। अब ये नीचे आता है डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और उसकी वजह से पावर इंक्रीज या डिक्रीज होगी और फिर हमारी जो केटल है वो पानी को जल्दी बॉईल करेगी और फिर टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो हमें लेंथ को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है। अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तभी तो पावर इंक्रीज होगी और पानी जल्दी बॉईल होगा, है ना। सो बिकॉज V तो कांस्टेंट है हमारा, तो हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पावर इंक्रीज होगी केटल की और पानी जल्दी बॉईल होगा
होगा और कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस को हम तब डिक्रीज कर पाएंगे जब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को डिक्रीज कर देंगे। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना लंबा कंडक्टर होता है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर को भी कम करेंगे, और फिर उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पावर इंक्रीज हो जाएगी, पावर बढ़ेगी तो जो पानी है वो जल्दी बॉयल होगा केटल में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। जब हम डिक्रीज करेंगे हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और पावर इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द आंसर। पूरा आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है दैट फॉर डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वी हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ द केटल एंड वी कैन डू इट बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। तो रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दैट, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है, हाउ यू विल डिक्रीज, व्हाई यू आर डिक्रीजिंग, ओके। सो ये 11th क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द 12th क्वेश्चन। ये हमारा 12th क्वेश्चन है और इसमें हमें इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। ये डायग्राम और ये इसका क्वेश्चन, या तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द 12th क्वेश्चन। तो मैं ये सेकंड पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। तो देखो सर्किट में हमें क्या है, ये बैटरी गिवन है, इसकी हमें वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 24 वोल्ट, ठीक है। और ये रेजिस्टर्स हमें गिवन है। तो रेजिस्टर 1 की रेजिस्टेंस कितनी है, 7 ओम, रेजिस्टर 2 की रेजिस्टेंस है 10 ओम, R3 की रेजिस्टेंस है 6 ओम, R4 की रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी है और फिर हमें टोटल करंट भी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये जो R3 और R4 वाले ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। ये कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उनका इक्विवेलेंट, उनका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो R3 और R4 इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो 6 + 4 कितना होता है, 10 ओम, 10 ओम। तो R3 और R4 इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम, ठीक है। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम। अब 10 ओम का हम यहाँ पर एक कंडक्टर लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सॉरी कंडक्टर कह रही हूँ, 10 ओम का हम यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा देंगे। इन दोनों R3 और R4 की जगह इनको हटा देंगे, R3 और R4 की जगह यहाँ पर हम 10 ओम का एक रेजिस्टर लगा देंगे इसके पैरेलल में। R2 के पैरेलल में यहाँ पर हम R5 एक रेजिस्टर लगा देंगे, R5 जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 ओम होगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 10 ओम आई थी, इसलिए इन दोनों को हटा के अब हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया R5 जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। और ये R2 के पैरेलल हमने लगाया, ठीक है। तो अब ये जो R2 और R5 ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना। यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसी होगी, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बट इन द रेसिप्रोकल में हम ऐड करेंगे। तो देखो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, लेट से उसको हम R6 नाम दे देते हैं। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 1/R2 + 1/R5, ठीक है। 1/R2 + 1/R5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, R2 की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है और R5 की रेजिस्टेंस भी 10 ओम है। सो 1/10 + 1/10, तो 1/10 + 1/10 कितना होता है, 2/10 होता है। तो यहाँ पर ही मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ये हो जाएगा 2/10, 2/10 ये कैंसिल कर दो, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। 1/R6 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये 6th जो R6 रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 1/5 था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की R2 और R5 इन दोनों की भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, कितनी, 5 ओम आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इन सारों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 5 ओम, ठीक है। R3, R4, R2 ये जितनी भी रेजिस्टर्स थे इनकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली 5 ओम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये R1 रह गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये R1 हमारा रेजिस्टर रह गया, बाकी सबकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। यहाँ पर कितनी आई है, इट इज
इट इज 5 ओम। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये जो R1 है और ये जो R6 है ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो R1 की रेजिस्टेंस 7 ओम है, R6 की रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 7 + 5 कितना होता है 12 ओम। तो हमारे पास इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई विच इज 12 ओम। ठीक है, सो इजी था, बहुत ही इजी था। हमने क्या किया, जो सीरीज में कनेक्टेड थे उनको सीधा ऐड करके हमने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली। फिर दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई उसको फिर उनको हटा के यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया इसके पैरेलल में लगा दिया। फिर उन दोनों की हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली और फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। और फिर ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते थे दोनों को ऐड करके। तो हमने दोनों को ऐड किया और 12 ओम आ गई विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है 12 ओम है। ठीक है, अब हमें टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करंट फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था चैप्टर में। फॉर्मूला क्या है करंट फाइंड आउट करने का, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, यही फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो वोल्टेज हमें पहले से ही गिवन है विच इज 24 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 24 वोल्ट। और अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली 12 ओम, तो डिवाइडेड बाय 12, सो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो टोटल करंट आ जाएगा कितना 2 एम्पियर। ठीक है, बिकॉज करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ओके, सो टोटल करंट आ गया 2 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 12 ओम। ठीक है, दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 12 ओम। ओके, सो आई होप आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में विच इज क्वेश्चन नंबर 13। सो इट इज gas A found in the upper layers of the atmosphere is a deadly poison but is essential for all living beings. The amount of this gas started declining sharply in the 1980s. So first part है इसका, identify gas A. How is it formed at higher levels of the atmosphere? तो देखो एक गैस है जो एटमोस्फियर की अपर लेयर्स में पाई जाती है और ये ग्राउंड लेवल पर तो बहुत डेडली बहुत पॉइजनस होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। और इस गैस की डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी 1980s में। सो ये कौन सी गैस है, सो इट इज ओजोन। हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है जो ओजोन लेयर होती है इट इज फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। और ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन गैस होती है वो बहुत ही पॉइजनस होती है, लेकिन एटमोस्फियर में ये एज अ शील्ड काम करती है, एज अ प्रोटेक्शन काम करती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लग गया था कब 1980s में। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का यही है, आइडेंटिफाई गैस ए। तो कौन सी गैस है ये, ओजोन। ओके, हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फियर। तो ओजोन लेयर बनती कैसे है एटमोस्फियर के हायर लेवल्स पर, तो हमने देखा था कि ओजोन लेयर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनती है। जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल विच इज O2 जब उस पर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन के 2 एटम्स में। फिर ऑक्सीजन का जब एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है तो O + O2, तो फिर बनता है ओजोन का एक मॉलिक्यूल विच इज O3। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था दैट फ्रॉम अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ओजोन जरूरी क्यों है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन, और ये डिप्लीट क्यों हो रही है। तो देखो हमें पता है कि ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ठीक है, अर्थ पर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो फिर यूवी रेडिएशंस अर्थ पर आएंगी और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे स्किन कैंसर। ठीक है, मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्किन। ओके, एंड even the temperature of the earth will not be constant. So ozone is very essential for all the living beings. अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्यों हो रही है, why is it getting depleted from the atmosphere? तो because of the use of CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFCs जो रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किए जाते हैं, उनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ CFC दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और सबसे पहले कहाँ नोटिस किया गया था,
ओजोन लेयर की डिप्लीशन का? इट वाज नोटिस्ड ऑन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में 1985 के अराउंड ये नोटिस किया गया था कि दैट ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है, और फिर उस एरिया को क्या बोला, रिगार्ड किया गया था, ओजोन होल रिगार्ड किया गया था। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओजोन। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसकी स्टेटमेंट बना के अच्छे से लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन राइट दिस। सो हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस थे, सारे 3 मार्क्स के थे, तो हमने डिस्कस कर लिए सभी के आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, तो अब उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सो the 14th question is, Sahil performed an experiment to study the inheritance pattern of genes. He crossed tall plants with short pea plants and obtained all tall plants in F1 generation. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है हमारा, what will be the set of genes present in the F1 generation. ठीक है, तो साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, टॉल पी प्लांट्स को, जिसके पास दोनों ही टॉलनेस के जीन्स थे, ठीक है, होमोजाइगस टॉल, और एक शॉर्ट पी प्लांट जिसके पास दोनों ही शॉर्टनेस के जीन थे, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट। इन दोनों को क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया, क्रॉस कर दिया इनको। फिर क्या हुआ, जो F1 जनरेशन आई वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स आई। ठीक है, जो F1 जनरेशन आई इनकी, उनमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, क्योंकि उनके पास कौन से जीन थे, एक टॉलनेस वाला जीन था और एक शॉर्टनेस वाला जीन था, क्योंकि एक जीन इससे आएगा और एक जीन इससे आएगा। तो इसके पास दोनों ही टॉलनेस के जीन है और इसके पास दोनों ही शॉर्टनेस के जीन है। तो एक जीन यहाँ इसमें से आएगा टॉलनेस वाला और एक जीन इसमें से आएगा शॉर्टनेस वाला। तो जब टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों का जीन होता है तो कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो टॉलनेस वाला जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, सो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए F1 जनरेशन के जितने भी पी प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। सो पूछा क्या हमसे फर्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ये सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक टॉलनेस का जीन, एक ड्वार्फनेस का जीन। ठीक है, अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। तो ये मैंने बता ही दिया कि F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स क्यों हैं, क्योंकि देखो उनके पास एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक टॉलनेस का जीन है, एक शॉर्टनेस का जीन है। कौन सा एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। तो टॉलनेस डोमिनेंट है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी प्रोजेनी है, वो टॉल हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। पूरा एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो दैट टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल। तो पूरा सेंटेंस को आप इतना सेंटेंस इंक्लूड करके फिर आंसर को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ताकि ज्यादा आप लिख पाओ। ओके, देन थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड पार्ट में हमें चॉइस दी हुई है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें इंटरनल चॉइस दे दी है। ठीक है, ये जो सी पार्ट है हमारा, इसमें या तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये ऊपर वाला सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, so when F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation. ठीक है, तो देखो 800 प्लांट्स हैं F2 जनरेशन में। क्या 800 प्लांट्स आए। F2 जनरेशन कैसे आई, हमने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। अब हमें पता है F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब कैसे F2 जनरेशन के जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, अब इसको अगली स्लाइड पर समझते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पर समझते हैं। ओके, सो यहां पर इसको समझते हैं। सो देखो हमें पता है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे उनके पास क्या, उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और उनको हमने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया आपस में। सो इसके पास भी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो अब देखो F2 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स आएंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो F2 जनरेशन में देखो यहां से एक कैपिटल टी आया, ठीक है, यहां से एक कैपिटल टी आया। ठीक है, तो ये एक ऑफस्प्रिंग बन गया F2 जनरेशन का। ठीक है, फिर अगला ऑफस्प्रिंग, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया। ठीक है, ये दूसरा ऑफस्प्रिंग। ऐसे ही यहां से स्मॉल टी आया एंड यहां से कैपिटल टी आया। ठीक है, यहां से कैपिटल टी आ गया, ये तीसरा प्लांट, तीसरा ऑफस्प्रिंग बन गया F2 जनरेशन का। ऐसे ही यहां से स्मॉल टी आया और यहां से भी स्मॉल टी ही आया। तो
तो ये चौथा प्लांट बन गया F2 जनरेशन का। तो अब ये F2 जनरेशन के ये 4 प्लांट्स आए, तो अब देखो इनमें से कौन सा टॉल है कौन सा शॉर्ट है। तो देखो इसमें तो इस वाले प्लांट में, इस वाले ऑफस्प्रिंग में तो दोनों ही टॉलनेस की जीन है, तो ये तो टॉल होगा। इसमें एक टॉलनेस का एक ड्वार्फनेस का है, लेकिन ये डोमिनेंट है तो यही एक्सप्रेस करेगा, सो दिस विल बी ऑल्सो टॉल। अब इसमें भी एक टॉलनेस का ड्वार्फनेस का, ये डोमिनेंट है, यही एक्सप्रेस करेगा, तो ये वाला जो पी प्लांट है ये भी टॉल होगा। लेकिन जो फोर्थ वाला पी प्लांट है उसके पास दोनों ही ड्वार्फनेस के जीन हैं, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है। तो जब कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट होते हैं, तो फिर रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर दोनों ही ड्वार्फनेस के ट्रेट है, इसीलिए ये वाला जो पी प्लांट होगा ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि 3 प्लांट्स टॉल हैं। अब 4 प्लांट्स अगर F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए हैं तो उन 4 प्लांट्स में से, 4 पी प्लांट्स में से 3 तो टॉल हैं और 1 स्मॉल है। सो रेशो क्या आ गया, जीनोटिपिक रेशो आ गया 3:1। सो दिस विल बी द फिनोटिपिक रेशो। अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो 3 टॉल हैं 1 शॉर्ट है, तो फिनोटिपिक रेशो आ गया 3:1। ठीक है, इन द F2 जनरेशन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। हाँ, इन क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, मीडियम हाइट एंड शॉर्ट प्लांट्स। तो अगर टोटल F2 जनरेशन में 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उन 800 में से कितने टॉल होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने मीडियम हाइट होंगे। तो अभी तो हमने 4 ही प्लांट्स देखे, 4 में से 3 तो टॉल थे और 1 शॉर्ट था, तो 3:1 था। तो ऐसे ही 800 में भी 3:1 ही बनेगा। तो 800 में से 600 प्लांट्स पी प्लांट्स टॉल होंगे और 200 पी प्लांट्स शॉर्ट होंगे। ठीक है, और इनका रेशो 3:1 आएगा। ठीक है, तो 600 प्लांट्स टॉल होंगे और 200 शॉर्ट होंगे। ओके, आउट ऑफ 800 प्लांट्स विच वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें ये 3 पार्ट्स थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। ये दोनों 1-1 नंबर के थे, तो इनको आप 1-1 सेंटेंस में आंसर कर सकते हो। ये 2 नंबर का था, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एलेबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा शो करके कि यहाँ से ये जीना है, यहाँ से ये जीना है, इसलिए ये सारे टॉल थे और 1 शॉर्ट था। तो फिर ये रेशो आया और उस हिसाब से 800 में से 600 टॉल हैं और 200 शॉर्ट हैं। तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन है ये 15th वाला। It is Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with the setup as shown in the figure below। तो अंसारी सर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लास में और ये सेटअप हमें शो किया गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से ये मैग्नेट बंधा हुआ है। ठीक है, मूविंग मैग्नेट, और ये यहाँ पर कॉइल है, ये स्टेशनरी कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है फॉर चेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मतलब गैल्वेनोमीटर का हम इसलिए यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं है। फॉर दैट वी यूज गैल्वेनोमीटर। तो हमने इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। तो हमने इस मैग्नेट को स्प्रिंग से लगा रखा है, तो स्प्रिंग की वजह से ये जो मैग्नेट है ये कॉइल के अंदर बाहर जा सकता है, मूव इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। ठीक है, ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज्ड इट टू मेक इट ऑस्किलेट थ्रू द कॉइल। Based on your understanding of the phenomena, answer the following questions। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्प्रिंग से जो मैग्नेट है उसको ऊपर लेके रिलीज कर दिया, तो फिर मैग्नेट अंदर बाहर गया कॉइल के। तो फिर क्या ऑब्जर्वेशंस रही उसके बेसिस पर आंसर करो क्वेश्चंस को। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या है, 3 पार्ट्स हैं इसके। देखो, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या प्रिंसिपल वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी मैग्नेट को जब भी हम कॉइल या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाते हैं तो उस मैग्नेट फील्ड लाइंस की वजह से जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, उसमें करंट आ जाता है। जो करंट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। मतलब मैग्नेट फील्ड लाइंस की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ इस कॉइल में उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अंसारी सर इसी प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इस पहले पार्ट का, अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे आपको इसका आंसर पूरी स्टेटमेंट में लिख देना है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट करना है, अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ, फिर लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख दोगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन दैट विल बी बेटर अगर आप एक पूरा एक सेंटेंस बनाकर फिर आंसर लिखोगे। ओके, so this is the answer of first part। अगला पार्ट है what will be observed when the magnet starts oscillating through the coil, explain the reason behind the observation। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो ये मैग्नेट अंदर बाहर जाएगा कॉइल का, तो क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा जब ये मैग्नेट अंदर बाहर जाएगा, ऑस्किलेट करेगा कॉइल के अंदर, और क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखो जैसे ही मैग्नेट को हम रिलीज करेंगे और ये मैग्नेट कॉइल के अंदर और फिर बाहर जाएगा, तो ये जो कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जब ये कॉइल के पास आती हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस कॉइल में करंट आ जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर ये करंट इंड्यूस होगा तो करंट आ जाएगा इस कॉइल में। अब जैसे ही करंट आएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि इस कॉइल में करंट आ चुका है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए तो कनेक्ट किया ये पता करने के लिए करंट आया है या नहीं आया, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस हो गया है। जैसे ही जो मैग्नेट है वो पास में आएगा और जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी तो जो करंट है वो चला जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो इसमें हमें चॉइस गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है इसमें या तो हम ये वाला कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। सो मैं ऊपर वाला कर रही हूँ। सो कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, स्टेट टू चेंजेस विच वुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। तो हमें बोला कि जो मैग्नेट है वो कॉइल के अंदर बाहर गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो चेंजेस करने हैं जिनसे जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज करी जाए। मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कब इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा ना। अब करंट को कैसे बढ़ाएं हम, क्या चेंजेस करने चाहिए हमें इस सेटअप में। तो देखो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उसका ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। और जितने कॉइल्स में टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, उतना ही गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस हमें करने चाहिए कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करना चाहिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, ठीक है। और हमें एक ऐसे कॉइल का यूज करना चाहिए जिसमें ज्यादा टर्न्स हैं, जिसकी वजह से ज्यादा करंट इंड्यूस हो और फिर गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच शुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। सो पूरा आपको इसको सेंटेंस में अच्छे से फॉर्म करके लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। सो हमने पूरा साइंस का सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया है, सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिस्कस किया एंड देन हमने उनके आंसर्स को डिस्कस किया, कैसे आंसर्स को लिखना है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ मैथ सैंपल पेपर। ओके, सो एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।